शर्जील इमाम के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाया गया है वो बुनियादी तौर पर 3 झूठी मनगढ़ंत कहानियों पर बेस्ड है। पहली कहानी ये है कि उन्होंने चिकन्स नेक को काटने की बात की और नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से अलग करने की बात की। ये कोई भी ये पूरी स्पीच सुनेगा तो उन्होंने ऐसा ना कोई प्लान बनाया, ना इस चीज को लेकर कोई भी बात की है। उन्होंने सीधी सीधी बात चक्का जाम की करी है। एक चक्का जाम याद अगर आपको होगा कि 2008 में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ एजिटेशन चल रहा था और कश्मीर जाने के सारे रास्ते एजिटेशन करने वालों ने रोक दिए थे। तो कश्मीर से ना कोई सामान जा पा रहा था, कश्मीर से ना कोई सामान आ पा रहा था। फिर बाद में लोगों का यातायात भी उन्होंने बंद कर दिया। इसके प्रोटेस्ट में जो सेपरेटिस्ट आउटफिट्स थे कश्मीर में, उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया कि हम श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, हम वहां तक मार्च निकालेंगे। खैर, वो किसी तरह से प्रशासन ने वो मार्च को रोका और वो मार्च हुआ नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए वो मार्च हो जाता, तो क्या अमरनाथ एजिटेशन वालों पर यह इल्जाम लगता कि आपने एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत हिंदुस्तान के कश्मीर को पाकिस्तान के कश्मीर से मिलाने की साजिश की? ये है ना, लॉजिक तो यही है। जो लॉजिक शर्जील के खिलाफ लगाया गया है और जो लॉजिक बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के खिलाफ लगाया गया है वो यही है। तो उस लॉजिक से तो अमरनाथ एजिटेशन एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एजिटेशन होना चाहिए था। बहरहाल, ये पहली झूठी कहानी। दूसरी झूठी कहानी, उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफी ने तीनों ने एक मीटिंग के दौरान, जो शायद जनवरी के शुरुआत में या दिसंबर, वो डेट एग्जैक्टली याद नहीं, इस एक मीटिंग इन्होंने करी और ट्रंप के दिल्ली विजिट के दौरान कुछ बड़ा करने का फैसला किया। जिस डेट की बात यहां पर पुलिस कर रही है, उस डेट में ट्रंप की विजिट का किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ना ट्रंप को अंदाजा था उस विजिट का, ना पीआईबी के तरफ से कोई प्रेस रिलीज थी, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई प्रेस रिलीज थी कि ट्रंप आने वाला है। तो ट्रंप को नहीं पता, एमईए को नहीं पता, शर्जील उमर और खालिद सैफी को पता है कि ट्रंप आने वाला है और हमने वहां पे कुछ करना है बड़ा। तो ये दूसरी मनगढ़ंत कहानी, आप क्विंट में हमारी स्टोरी तब की पढ़ लीजिएगा। तीसरी मनगढ़ंत कहानी वो ये है कि ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट दिल्ली में दंगे फैलाने की एक साजिश थी। जो शर्जील इमाम ने, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड है, तो वो उनका लेकिन एम था दिल्ली में दंगे फैलाने। शर्जील इमाम जेल पे गए जनवरी 28 पे, दंगे फैले फरवरी 23। ठीक है, पूरे 25 दिन का फर्क है दोनों तारीखों में। तो शर्जील इमाम को ऐसे लॉरेंस बिश्नोई तो है नहीं जो एक जेल में बैठ के अपना क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहा है किसी के संरक्षण में, और कनाडा से लेकर पंजाब में लोगों के कत्ल करवाया जा रहा है। तो एक इंसान जो 3 हफ्ते से जेल में है, वो दंगे कैसे फैला सकता है? आप मुझे बता दीजिए प्लीज, ये कैसे होता है? और अगर फर्ज कीजिए उसने किया है, तो दिल्ली पुलिस, जेल अधिकारी, होम मिनिस्ट्री, आईबी सब झक मार रहे थे जो उन्होंने जेल में बैठे बैठे ये दंगे फैला दिए। खैर, ये 3 झूठ तो यही हो गए। मैं असल में सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने एक चौथा झूठ पिछले हफ्ते में दे दिया, जिसने ये सारी जो शर्जील और उमर के पीछे लगे हैं उसकी पूरी हकीकत सामने आ गई। उन्होंने कहा कि शर्जील और उमर क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ये इस एजिटेशन में लीडरशिप रोल में थे। ठीक है, और ये इसी वजह से इनको बाकी अक्यूज्ड के साथ नहीं हम जोड़ के देख सकते। अब ये लीडरशिप रोल इन्हें ये सब अरेस्ट वरेस्ट के 5 साल बाद याद आया है। लेकिन मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ये बात एडमिट करी। इससे असल में सारी बात सामने आ गई कि ये उमर और शर्जील के खिलाफ क्यों है। ये उमर और शर्जील के खिलाफ इसलिए है, जैसा सभा मैम ने भी कहा, कि ये ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी को नुमाइंदगी दे सकते हैं, कम्युनिटी को एक वॉइस दे सकते हैं, कम्युनिटी को एक वोकैबुलरी दे सकते हैं कि किस तरह से अपने हक की बात की जा सकती है, किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, किस तरह से सरकार की मुखालिफत की जा सकती है। वो एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और एक पॉलिटिकल वोकैबुलरी दे रहे थे। इन लोगों का यही एक कसूर है। असल में सरकार जो भी इनके खिलाफ जाने वाली पॉलिटिकल ऑपरेस्ड कम्युनिटीज की आवाजें हैं, जो भी ऑपरेस्ड कम्युनिटी, अलग अलग किस्म के ऑपरेस्ड कम्युनिटीज अपने हक की बात करती है, उन सब के खिलाफ सरकार ने क्रैकडाउन किया है।
दिल्ली दंगों से ये जो FIR 59 दिल्ली दंगे कॉन्स्पिरेसी केस में सारे एक मुस्लिम पॉलिटिकल एक यंग मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रश करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भीमा कोरेगांव केस में एक दलित और दलित मूवमेंट के अंदर एक लेफ्ट विंग स्ट्रैंड पर को क्रश करने की वहां पर कोशिश की गई है। हम ये फिर बाद में हम आते हैं यहाँ पे पंजाब में जो फार्मर प्रोटेस्ट का एक पंथिक स्ट्रैंड था उसको क्रश करने की सरकार ने बाकायदा कोशिश की है। जो अमृतपाल सिंह खालसा खडूर साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको बिना किसी जुर्म के NSA के अंडर ना सिर्फ अरेस्ट करा हुआ है, उनको असम रखा हुआ है अपने होम स्टेट से दूर, और उसमें बेवजह कह रहे क्योंकि वो यहाँ पे वायलेंस फैलाना चाह रहे। वायलेंस फैला नहीं है अब तक। एक पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट हुआ था जो वायलेंट हुआ, वहां पर जो तोड़फोड़ हुई, जो भी पुलिस वाले जख्मी हुए, उससे रिलेटेड अगर केस है तो बेशक चलाते वो अमृतपाल सिंह पे, लेकिन उस हादसे को ऐसा दिखाना कि वो यानी हिंदुस्तान से पंजाब को अलग करना चाह रहे हैं या खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं या पंजाब में उपद्रव फैला रहे हैं, वो कैसे इन्होंने ये लीप ऑफ लॉजिक लिया मुझे भी नहीं समझ में आता। तो एक सिख कम्युनिटी के भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैंड को उसी तरह से क्रश करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हाल ही में सोनम वांगचुक जो एक टाइम में एक सरकार के पोस्टर बॉय थे, और सोनम वांगचुक ने जैसे ही लद्दाख के हक की बात की, सरकार ने उन्हें भी अंदर कर दिया है और उनके भी बाहर आने के अब कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैंड इनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है, जब भी कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी अपने हक की बात करती है और इनके नैरेटिव के अगेंस्ट जाती है, उन सबके खिलाफ इस तरह से केसेस किए जाते हैं। ये साफ साफ इनका नैरेटिव रहा है। शर्जील को लेकर मैं बस एक बात और करना चाहूंगा, वो ये है कि शर्जील इमाम सिर्फ मेरे लिए एक पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं है, मेरे लिए एक थिंकर हैं। हमारी जनरेशन के शायद सबसे ज़हीन और सबसे शार्प पॉलिटिकल थिंकरों में से एक है शर्जील इमाम। हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान एक आर्टिकल में मैंने लिखा था कि हाउ शर्जील इमाम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डिलेमा ऑफ बिहार मुस्लिम्स। और वो डिलेमा क्या है कि सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया जाए या पॉलिटिकल वॉइस को प्रायोरिटाइज किया जाए। शर्जील इमाम ने पुलिस प्रोजेक्ट में और क्विंट में 2 आर्टिकल्स में अपनी पॉलिटिकल विजन बहुत अच्छी तरह से लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान एकतरफा वोट एक पार्टी को देते रहेंगे तो वो गुलामी का शिकार हो जाएंगे। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के विद इन पार्टीज के बीच में कंपटीशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो उनके वालिद साहब भी JDU में इसी नियत से वहां पे होते थे कि उनको लगता था कि अगर एक तरफा होगी वोटिंग तो मुस्लिम्स को कोई के हक की बात होगी नहीं, उनके इंटरेस्ट की बात होगी नहीं। तो एक बात शर्जील इमाम ये कहा करते हैं। दूसरी बात शर्जील ने कही कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता अभी जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसके बनस्बत। तो उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल दिया, बल्कि ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी जो हमेशा लगातार थर्ड हाईएस्ट वोट शेयर लाती आई है, फिर भी पार्लियामेंट में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो एक पूरा स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स जो एक अम्बेडकराइट स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की खामियों की वजह से वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही। ये बात शर्जील इमाम ने कही है। तो इस तरह से शर्जील को जाहिर है एक सॉलिडारिटी हमें शर्जील के साथ देनी चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, लेकिन साथ ही में शर्जील खुद कैद होंगे लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके जो राइटिंग है वो अभी भी आज़ाद हैं। तो शर्जील को एज ए थिंकर साइट किया जाए, शर्जील को एज एन एनालिस्ट साइट किया जाए। मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतर तरीका होगा कि शर्जील के साथ हम खड़े हैं ये दिखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया।